नक्सलाइट्स ने जो रेड कॉरिडोर बनाया था, उस कॉरिडोर में अब गन्स तो नहीं रही, लेकिन अब वहां पे ड्रग्स की खेती हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने एक वॉर जीत लिया, वहां पर नक्सलाइट्स को कम कर दिया, सरकार ने नक्सलाइट्स को एकदम खत्म कर दिया है, लेकिन अब वहां पर ड्रग्स क्यों मिल रहे हैं, ड्रग्स क्यों बन रहे हैं और ड्रग्स बढ़ते हुए जा रहे हैं? इसका कारण क्या है, इसको आज हम समझेंगे। फ्रॉम द बुलेट लाइन्स टू बॉर्डर लाइन्स, ड्रग्स एक्सपोर्ट क्यों हो रहे हैं? Red corridors descent into illicit wealth. How India's Maoist heartland is becoming the drug heaven. अब वहां पर एक नई करेंसी आ गई है, ड्रग्स की करेंसी। गन्स छोड़ दिए जा रहे हैं, बहुत सारे माओइस्ट वहां पर मार दिए गए हैं। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, कहां से शुरुआत होती है माओइज्म की। उसी पर्सपेक्टिव, उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझ पाएंगे। गन्स तो साइलेंट हो गई। बहुत पहले 1967 में ये मूवमेंट, जिसको हम नक्सलबारी मूवमेंट कहते हैं, ये शुरू होती है क्योंकि वहां पर गांव में लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। तो जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको उसमें लगता है कि सही तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, क्योंकि वो नक्सलबारी विलेज से, वेस्ट बंगाल में एक विलेज है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक नक्सल मूवमेंट की तरह निकल के आ जाता है। और वहां से एक और चीज निकलती है, पीपल्स रिवोल्ट। वो सिर्फ एक छोटी मूवमेंट नहीं होती है, वो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट होती है। जो आपके चारू मजूमदार, कानू सान्याल मिलकर के जो माओ से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, वो एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाने की बात कहते हैं कि हमारी सरकार हमारा साथ नहीं देती है, हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम ही अपनी जमीन पर रूल करें, हमारे लैंड पर बाहर के लोग ना आए, और वो जो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं वो भी हमारे हित में नहीं है। तो फॉर माओइस्ट इंसर्जेंसी अक्रॉस व्हाट बिकेम रेड कॉरिडोर, जैसे ये आइडियोलॉजी बढ़ती रही, एक तरीके से रेड कॉरिडोर बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते आप देखोगे इंडिया के मैप पर जितने भी नेग्लेक्टेड एरियाज थे, सरकार जहां पर काम नहीं कर रही थी, वहां पर ये आइडियोलॉजी लोगों ने अपना ली, ट्राइबल्स ने अपना ली, लोकल लोगों ने अपना ली, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। यहां तक कि स्कूल न जाकर के बच्चों ने हथियार उठा लिए, AK-47 उनको सपोर्ट मिल रहा था। जब ये मूवमेंट बढ़ती चली गई, आप देखोगे 2010 तक सरकार धीरे धीरे कुछ स्टेप्स ले रही थी, हम उसकी भी बात करेंगे, बट ये मूवमेंट बहुत रैपिडली बढ़ रही थी, अप टू 180 डिस्ट्रिक्ट एट इट्स पीक। 2013 में देखेंगे कि हम 180 डिस्ट्रिक्ट्स एक रेड कॉरिडोर की चपेट में आ गए थे, और ये पूरी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ माओइस्ट इस बेसिस पर थी कि इनको इनका अधिकार चाहिए, और ये स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट को एक कोअर्जन की तरह देख रहे हैं कि स्टेट हमें जबरदस्ती रूल करना चाहता है, हमें पीपल्स रूल चाहिए, हम लोगों, जो ये लोग हैं, जो लोकल्स हैं वहां के, जो ट्राइबल्स हैं, दे वांट टू रूल देयर। तो माओइज्म की आइडियोलॉजी थी, जो आप देखोगे मार्क्स से प्रेरित थी, उसी तरीके से यहां पर भी आइडियोलॉजी आती है। नाउ व्हाट हैपेंस, कमिंग टू द पॉइंट, इंडिया में बहुत सारे ऑपरेशंस चले, ऑपरेशन स्टीपल चेज, बहुत पहले ग्रे हाउंड, वहां पे हमने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई, जो कि इनके गुरिल्ला वॉरफेयर, ये ट्रेन थे गुरिल्ला वॉरफेयर में। क्या होता है, पतझड़ के मौसम में जब पत्ते गिर जाते हैं तो वहां पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट थी वो ये पकड़ लेते थे, उसके लिए हमें स्पेशल ट्रेन्ड सोल्जर्स चाहिए थे। ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश में, ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चलाया हमने, और इस तरीके से करते करते बहुत टाइम लगा इंडिया को कि हम इस 182 डिस्ट्रिक्ट्स 2013 से रिड्यूस करके हम इसको 18 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट्स पर ले आए। यानी नक्सल मूवमेंट जो है, रेड कॉरिडोर को हमने काफी हद तक कम कर दिया। बहुत सारे उनके लीडर्स ने आत्मसमर्पण भी किया, उनको आइडियोलॉजिकल डिफरेंस समझ में आया कि किस तरीके से इस आइडियोलॉजी की वजह से उनका नुकसान हो रहा था। सरकार ने उनके फंडिंग मैकेनिज्म्स बंद किए। तो क्या सिर्फ नक्सल्स को जो हमने बंदूक के दम पर खत्म कर दिया तो सॉल्यूशन मिल चुका है? वो एरिया
जहां पर जो लोकल कम्युनिटी थी वो समझ नहीं पा रही थी कि सरकार सही चाहती है हमारा, या आइडियोलॉजी से जो हमें क्लोज हैं माओइस्ट वो हमें सही समझा पा रहे हैं। आप समझिएगा लोकल कम्युनिटीज के दिमाग में एक गैप छूट गया और सरकार ने क्या किया, वहां पर गन्स बंद करके उनका सरेंडर करवा करके सरकार वापस चली आई है। डेवलपमेंट कहां पर हुई? आप देखोगे द नंबर हैड श्रंक टू 18, 6 designated as most affected including West Singhbhum in Jharkhand. Casualties declined from hundreds per year से बहुत कम हो गई है, कैजुअलिटीज भी कम हो गई। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो रेड कॉरिडोर था, इसकी सारी समस्या खत्म हो गई? क्या ये सिर्फ एक डेवलपमेंट की समस्या थी? क्या यहां पर डेवलपमेंट दे दिया गया? इस पॉइंट को अगर आप समझोगे तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है क्या। जो नक्सल एरिया था, वहां के जो लोकल ट्राइबल्स थे, उनके दिमाग में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम ये क्रिएट होता है कि जो सरकार है वो तो इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन हम सरकार को ऐसे देख रहे हैं कि ये बहुत सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी कर रहे हैं। अगेंस्ट वुमेन भी उन्होंने देखा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स नक्सलाइट्स की टैक्टिक्स भी वायलेंट थी, इनको भी पता है, लोकल्स को ये पता था कि इनकी टैक्टिक्स भी बहुत ज्यादा वायलेंट है। गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं ये बेसिकली सरकारी पार्टी के लोगों को भी मार रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को भी मार रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मार रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी मार रहे हैं। सड़क जो वहां पे बन रही है, डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, जिससे लोग खुश भी हो रहे थे, वहां पर बॉम्ब लगा करके उड़ा दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स को खत्म कर दे रहे हैं, तो यहां पर डेवलपमेंट भी रोक रहे हैं। लेकिन जो नक्सल्स थे वो गवर्नेंस भी प्रोवाइड कर रहे थे उन नेग्लेक्टेड एरियाज में। वहां पे छोटे छोटे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनवाए इन्होंने। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही है, एक गैप रह जा रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए सरकार ने क्या चुना, एक रास्ता चुना, वो है डेवलपमेंट। अभी मैं आऊंगा इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से कि डेवलपमेंट में अगर हम ये कारगर हो जाते हैं कि हमें वहां पर गन्स हटा करके हमने वहां पर रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और नौकरियां दे दी, तो वहां पर एक शांति स्टैब्लिश की जा सकती है। सो एक पीस डिविडेंड क्रिएट होगा। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, डू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या सिर्फ पीस डिविडेंड दे देने से ये एरिया सही हो जाएगा? क्या नक्सल आइडियोलॉजी सिर्फ इस बात के लिए है कि वहां पे एक फाइनेंशियल पैकेज की कमी थी? दो तरीके के थॉट्स हैं यहां पर। यस, बिल्कुल, हमने मिजोरम में देखा 1986 के बाद जब वहां पर फाइनेंशियल पैकेज दिया गया, डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, तो मिजोरम के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, बिल्कुल डेवलपमेंट वर्क कर गई। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, जो एनालिसिस है वो ये है कि नक्सलिज्म सिर्फ एक फाइनेंशियल पैकेज या नेग्लेक्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। ये एरिया सिर्फ एक नेग्लेक्टेड एरिया नहीं है डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट जहां पर गैप है, आज भी गैप है, जिसकी वजह से हम देखेंगे यहां पे ड्रग कार्टल्स बन करके आ रहे हैं। जो गैप है वो ये है कि ये एक आइडियोलॉजी है कल्चर की, ये एक आइडियोलॉजी है रिप्रेजेंटेशन की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक आइडियोलॉजी अगेंस्ट द स्टेट थी, इस स्टेट के अगेंस्ट थी आइडियोलॉजी। तो इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इनको डायलॉग चाहिए, जो इनके लीडर्स हैं उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनको मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ले आना पड़ेगा। और इन जो ट्राइबल्स हैं इनको हमें देनी पड़ेगी सिक्योरिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टिल मिसिंग। जो लोकल पीपल हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा है और वो काम किए जा रहे हैं ड्रग लॉर्ड्स के लिए। Coming to the point, the insurgency to illicit crops. Insurgents अब छोड़ चुके हैं, वो वहां पे रख चुके हैं, अपने गन्स रख चुके हैं, लेकिन from guns they are going for the new drug ganja. Now they are manufacturing these things through poppy plants. Poppy cultivation जिसे अफीम कहते हैं। अफीम की खेती ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है बॉर्डर स्टेट्स में। अफगानिस्तान को तो हम ड्रग कैपिटल भी कहते हैं, और उस रास्ते से पाकिस्तान से होते हुए पंजाब जो है एक स्टेट है जहां से होते हुए भारत में भी आता है वो। अब ये जो रेड कॉरिडोर है, यहां पर आप समझिए सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी। ये एरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, और वहां पर कुछ हिल्स भी हैं। जब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन का एरिया, वहां पर हिल्स भी हैं, और उन हिल्स पर ऐसी जगह है जहां पर क्या एग्रीकल्चर किया जा रहा है ये पता कर पाना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल है। तो जो पुराने माओइस्ट लीडर थे
उन्होंने कहा कि आपके पास जिस चीज की कमी है वो हम देंगे आपको पैसा, हम आपको पैसा देंगे और हम आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे। तो सरकार ने वहां पर सरेंडर करा के जो वापस चले आए, तो ये जो हमारे फार्मर्स थे वो लेवरेज किए ओपीएम कल्टीवेशन फॉर द फंड्स। उन्होंने फार्मर्स को कहा, जैसे कि चतरा, पालामऊ, हजारीबाग, खुंती, वेस्ट सिंहभूम, रूरल रांची हॉटस्पॉट्स फॉर पॉपी एंड कैनबिस फार्मिंग। उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही फार्मर्स से कि आप नॉर्मल खेती करोगे, अगर एग्रीकल्चर करोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30,000 से 40,000 सालाना ये किसान कमा पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में है, बहुत कम है ये पैसा। 30,000 से 40,000 सालाना कमा पाते हैं। और अगर वो कैनबिस की खेती करते हैं, पॉपी प्लांट्स की खेती करते हैं, तो 4 से 5 लाख रुपए 6 महीने में कमा लेते हैं। तो उन्हें ये प्रॉफिटेबल दिख रहा है, उन्हें प्रॉफिटेबल दिख रहा है। गांजा, अ कैनबिस वेरिएंट आल्सो इमर्ज्ड एज अ ल्यूक्रेटिव क्रॉप फॉर देम, क्योंकि वो बहुत महंगे दामों पर बिक पा रहा है और ये एक नई करेंसी की तरह उभरता जा रहा है। ग्रीन फील्ड्स जहां पे खेती होती थी, अब वहां से ब्राउन शुगर या फिर ब्राउन प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं। इससे बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। बहुत टाइम पहले कहा गया था कि द ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इंडिया हैज इज नक्सलिज्म। मैं कह रहा हूं कि वो ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट था तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, बट द बिगेस्ट थ्रेट दैट इंडिया इज गोइंग टू फेस विल बी द ड्रग कार्टल्स। जो रेड कॉरिडोर में अगर वहां पर ड्रग कार्टल्स इमर्ज हो जाते हैं तो इससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हमारे यूथ के लिए नहीं है, हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए नहीं है। और मैं बताता हूं कि ये प्रॉब्लम और गंभीर क्यों हो रही है। सरकार अब धीरे धीरे डेवलपमेंट तो पहुंचा रही है, लेकिन आइडियोलॉजिकली अभी भी वहां पर पैसिफाई नहीं कर पाई है, उनको इंक्लूड नहीं कर पाई है, उनके साथ डायलॉग नहीं कर पाई है, उनका कल्चर, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग आज भी आइसोलेटेड हैं। तो वहां पर जो डेवलपमेंट पहुंच रही है, जो अर्बनाइजेशन पहुंच रहा है, वो अर्बनाइजेशन ड्रग पेडलर्स यूज कर रहे हैं। अर्बन एडिक्ट्स, अर्बनाइजेशन ऑफ एडिक्ट्स हो रहा है। तो जो नए स्कूल्स, जो भी वहां के बॉर्डर सिटी स्टेट्स हैं, रूरल से, डिस्ट्रिक्ट से पूरा एक चेन बनी हुई है, जिसको एक्सपोज किया गया है बहुत रिसेंटली हमारे काबिल ऑफिसर्स द्वारा, और उन्होंने इसको डिस्ट्रक्ट भी किया है। बहुत सारा पॉपी उनको बरामद भी हुआ, जिसको उन्होंने खत्म किया है। ठीक है, पॉपी डिस्ट्रक्शन ड्रामेटिकली 4,860 एकर्स, इतना ज्यादा एरिया में, ये 2024 में ही ब्राउन शुगर को सीज किया उन्होंने। लेकिन सवाल है, क्या डिस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट हो जाएगी? उनको दूसरा रास्ता देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये क्यों गलत है। The state risks mirroring Punjab's trajectory from the transit route to epicenter of addiction। जो यहां पर पंजाब में समस्या आई, आप देखोगे मैप में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए जो ड्रग्स आ रहे थे पाकिस्तान में और उससे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। अब कहीं उल्टा ना हो जाए झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में कि यहां पर ये ड्रग्स बन रहे हों। तो ये एक अलार्म है इंडिया के लिए कि हम अभी इस प्रॉब्लम को समझें और इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। एक पंजाब में आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, हाउ अगर यहां पे गन से हट करके सिरिंजेस पे चला गया मामला तो कितना मुश्किल होगा इंडिया के लिए। अ ब्रोकन सप्लाई चेन, हु इज ग्रोइंग एंड हु इज प्रॉफिटिंग। इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा यूज हो रहा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यूज हो रहा है। ब्लैक मनी जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कार्टल्स द्वारा यूज किए जा रहा है। तो जो लीडर्स अभी भी छुपे हुए हैं, जो हमने कहा 18 डिस्ट्रिक्ट्स में सीमित हो चुके हैं, वो यूज करेंगे इसको टेरर फंडिंग के लिए। तो जब ये ब्लैक मनी हमारे कार्टल्स द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया के अगेंस्ट दोबारा, तो बहुत बड़ा खतरा और उभर जाएगा। पॉवर्टी, कार्टल्स एंड न्यू लॉर्ड्स ऑफ द लैंड। तो जो पुराने ऑपरेटिव्स थे, जो वॉरियर्स थे, अब वो इन्फोर्स कर रहे हैं पॉपी कल्टीवेशन को। लोकल फार्मर्स को बोल रहे हैं हम तो खेती कर रहे हैं जी। ठीक है, these areas have shifted from war zones to trade zones where currency is more lethal than the bullets। अब जो करेंसी बनाई जा रही है ब्राउन शुगर से, वो गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और ये आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से भी लिंक होगा, और उसके आगे आप देखोगे और भी बॉर्डर स्टेट्स में आएगा। क्या ये सिर्फ भारत की स्टोरी है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये सिर्फ भारत में देखा गया? नहीं, आप ग्लोबल पैरेलल्स जब ड्रॉ करते हो तो आपको दिखेगा कि मैक्सिको में भी जो वॉरलॉर्ड्स थे, ड्रग लॉर्ड्स थे, क्या इशू हुआ? पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस या स्टेट उनको खत्म तो कर देता था। उनको खत्म करने के बाद लेकिन जो लोकल लोग थे उनका विश्वास जीत पाना मुश्किल होता था। तो सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो ये ड्रग कार्टल्स और तेजी से काम करेंगे।
अर्बनाइजेशन ऑफ एडिक्शन, प्रोड्यूसर्स बिकम एडिक्ट्स। तो आप देखोगे रांची, जमशेदपुर में किस तरीके से सरायकेला में आर अवॉश विथ ड्रग्स, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ओपियम, कैनबिस, कफ सिरप्स, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज कर रही है इन सारे स्टेट्स में, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो। सो रांची अलोन 350 ड्रग पेडलिंग केसेस वर रजिस्टर्ड इन 2024। बहुत अलार्मिंग है ये केस, 2024 में ही ये हो चुका है। तो हम ऑपरेशन शैडो हार्वेस्ट चला रहे हैं। ऑपरेशन शैडो हार्वेस्ट का मतलब है कि हार्वेस्ट के नाम पर, एग्रीकल्चर के नाम पर शैडो में क्या चल रहा है। तो हम रेड कॉरिडोर वाले एरियाज में शैडो में जो ड्रग्स, ब्राउन शुगर, ओपीएम, ये ग्रो किया जा रहा है, इसको सरकार कर्ब करना चाहती है। गवर्नेंस बैटलिंग शैडोज विद द स्ट्रैटेजी, तो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, स्टेट काउंटर मेजर्स लिए गए हैं। झारखंड में हमने बहुत सारी जगहों पर फील्ड्स को सीज किया है, ड्रग्स को पकड़ा है, उसको डिस्ट्रक्ट किया है, जलाया है हमने, ठीक है। क्रॉप डिस्ट्रक्शन मीट्स कॉन्शियस कल्टीवेशन, सही सही क्रॉप्स वहां पर किसानों की हेल्प भी की गई है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके नुकसान भी बताए गए हैं, ड्रग्स कल्टीवेशन से क्या नुकसान होता है। एक नया पोर्टल resistjharkhand.gov.in बनाया गया है। रेजिस्ट झारखंड, रेजिस्ट का मतलब क्या है, नशा मुक्ति के लिए, रिसोर्सेज ऑन ड्रग्स, उसकी क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है, पॉलिसीज, जो लोग ऑलरेडी इसकी चपेट में आ चुके हैं नशे की, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे किया जा सकता है। तो 12,000 अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग फॉर 238 विलेज लीडर्स, लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की सलाह दी जा रही है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। तो सरकार ने काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये गैप जो है, वो गैप अभी भी फिल करना बाकी है हमारे लिए। ब्रॉडर इंप्लीकेशंस देखेंगे तो इंसर्जेंसी से नार्कोटिक्स के लिए हमारे पास एक एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इस एक्ट के तहत इस सब्सटेंस की कल्टीवेशन सिर्फ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए है और सरकार द्वारा लाइसेंस लेना पड़ता है इसको ग्रो करने के लिए। एकरेज लैंड आपको बिल्कुल अलॉट होता है कि यहां पर इसकी खेती की जा सकती है, उसके अलावा कहीं भी इसकी खेती नहीं की जा सकती है। और अगर आप इसके पोजीशन में पाए जाते हैं तो नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, आपको जेल होगी बकायदा, और बहुत हाई पीनल प्रोविजंस यानी पेनल्टी भी है इसके लिए, ठीक है। डिक्लाइन तो हुई है इंसर्जेंसी में, यहां पे हमारी जीत है। विदाउट साइमल्टेनियस डेवलपमेंट लीव्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर क्राइम, मोर साइलेंट बट मोर इंसीडियस। ये साइलेंट है, धीरे धीरे जाएगा, बट इसका इंपैक्ट आप मुझे जरूर बताइए कि यूथ पर क्या होने वाला है, वर्किंग एज पॉपुलेशन पे क्या होने वाला है। और अगर किसी देश में ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत हाई है तो जो उसकी इकोनॉमी में ब्लैक मनी इनटू द सर्कुलेशन है, तो इकोनॉमी के इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। द वॉर डिडंट एंड हियर, इट जस्ट गॉट क्वाइटर, साइलेंट हो गया है एंड मोर इंसीडियस। ऑलरेडी हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करने के लिए डिफेंस स्ट्रैटेजीज बहुत बना ली थी, हाँ, और उसका सक्सेस भी देखने को मिला। स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप, इसको हम कहते हैं समाधान डॉक्ट्रिन दी गई। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। बट इसमें कहीं भी आप देखोगे ड्रग्स मिसिंग है, ड्रग्स मिसिंग है। इसके आगे क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा इन लोगों का, ये मिसिंग है। हम कैसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको फ्यूचर में बेटर सिक्योरिटी दे पाएंगे, बेटर रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे एंड बेटर डेवलपमेंट दे पाएंगे, ये समाधान डॉक्ट्रिन के आगे सोचने की जरूरत है और इसके आगे काम करने की जरूरत है। तब जाकर के हम इस तरीके के मेनेस से बच पाएंगे। आप भी मुझे जरूर बताइएगा अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और जरूर आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल लाइक दैट कमेंट। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एंड ऑफ द सीजन सेल 31 अगस्त तक है ये लाइव, आप ज्वाइन कर सकते हो। 2026, 2027, 2028 के लिए हमारा P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रतिज्ञा बैच लॉन्ग टर्म बैच है 2027 वाला, जहां पे बहुत बेसिक से आपकी प्रिपरेशन एडवांस लेवल तक कराई जाती है और 3 भाषाओं में है। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स,
हिंदी एंड इंग्लिश, तीनों भाषाओं में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत नॉमिनल प्राइस पे। और डिस्काउंट चाहिए आपको, यू विल गेट, अगर आप ये कोड यूज करते हो ART लाइव। आपको कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, ज्वाइन करना चाहते हो, कोई गाइडेंस चाहिए कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो एट 7303-212-303। ओके, 7303-212-303। और करंट अफेयर्स के लिए आपको नीचे एक लिंक आ रहा होगा, साल भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की PPTs और एक बहुत शॉर्ट में क्रिस्प में एक लेक्चर भी आपको मिलेगा, एक लेक्चर की सीरीज मिलेगी, ओनली इन ₹1 एक्सेसिबल है आपको। जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाइए तुरंत। थैंक यू एवरीवन।